नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज हैं चौधरी जसवीर जी, जो बहुत पुराने समय से पत्रकारिता करते हैं और लक्सर क्षेत्र में कोई इनसे अनजान नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। जसवीर भाई, आपका स्वागत है। जसवीर जी, आप लक्सर के एक एक गांव, क्या एक एक डोल को जानते हैं, बिल्कुल गली गली जानते हैं लक्सर क्षेत्र की। और लक्सर क्षेत्र में एक त्रासदी आई है भी जी, लक्सर तहसील में पूरी में ही करीब करीब बाढ़ की, अतिवृष्टि हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई, तो इसमें किसानों का भी और व्यापारियों का भी, चूँकि शहर में भी पानी भरा, बड़ा नुकसान हुआ। आपने बड़ी नज़दीकी से देखा, तो किस तरह से नुकसान आपको नज़र आया? देखिए, वैसे अगर पूरे जनपद में त्रासदी आई है, मैं बात करूं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट खानपुर और लक्सर जी। लक्सर का कुछ इलाका तो ऐसा है, खासकर जो लक्सर नगर और लक्सर का कुछ देहात का इलाका है, जो इस बाढ़ से पूरी तरह से मतलब जो है इफेक्ट हुआ। और खासकर सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र, वैसे तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र ही किसान बहुल क्षेत्र है, इंडस्ट्री यहाँ बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर उनमें भी यदि अगर वो देखा जाए, उसमें भी एक अलग वो निकाला जाए, तो लक्सर खानपुर पूरी तरह से प्योर किसान बहुल किसान बेल्ट है। तो इसलिए ये किसान बेल्ट को बहुत नुकसान हुआ। और नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि जो इलाका खानपुर का है और लक्सर का, वो दो नदियों के बीच का इलाका है। सोलानी नदी, जो बरसाती नदी कही जाती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि सोलानी में एक्स्ट्रा पानी, जो भी पीछे से गंगनहर पानी जब भी ओवर होता है या फिर सिल्ट आती है, तो इसमें छोड़ दिया जाता है नियम अनुसार। दूसरा जो क्षेत्र है वो गंगा, यानी गंगा नदी के पास मैं बात करूँ, बिशनपुर कुंडी से लेकर हरिद्वार के, और अंतिम गांव पड़ता है दल्लेवाला, यानी दल्लेवाला बड़ी पंचायत, उसके 6 गांव हैं। वो 6 के 6 गांव गंगा नदी से बिल्कुल सटे हुए, यानी उसके आसपास उनकी जो टोटल कृषि भूमि है वो तो गंगा नदी के बिल्कुल कतई किनारे से लगी हुई, गांव भी नज़दीक है। तो इसलिए इफेक्ट हुआ जब भी फ्लड आएगा। और ये परंपरा, यानी मैं तो ये कहूँगा सर कि पिछले आज़ादी के टाइम से, जब तक हमें याद है, मेरी पत्रकारिता को 20 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मतलब उससे पहले सुनने में आया करता था कि भाई बाढ़ में काफ़ी नुकसान हो गया। 78 के बाद का रिकॉर्ड बता रहे थे, 78 के बाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार अतिवृष्टि और खासकर फ्लड ने। उसकी वजह ये भी रही है कि पहाड़ों पर जब भी ज़्यादा बारिश होती है, तब तक वो पानी बह करके गंगा नदी के थ्रू या फिर सोलानी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें 7 नदियाँ मिलती हैं। रतमऊ बड़ी नदी है, वो भी रुड़की के पास आकर के सोलानी में इकट्ठा हो जाती है, और वो एक बड़ा समूह नदियों का एक नदी में, यानी सोलानी के रूप में एक फ्लड का रूप ले लेते हैं, जिसने इस बार तटबंध तोड़ दिए 3 जगह से। तटबंध टूटने से पूरा जहाँ खानपुर क्षेत्र इफेक्ट हुआ, लक्सर क्षेत्र का भी कोई इलाका नहीं बचा जहाँ बाढ़ का पानी ना घुसा हो। मैं अकेले फसलों की, खेतों की, जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव देहात से लेकर के शहर की बात कर रहा हूँ। लक्सर नगर में व्यापारियों के तमाम प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ, खासकर जो मेन बाजार है वो सब ज़्यादा इफेक्ट हुआ। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वो थोड़ा गहराई में भी, और उसमें सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, सोलानी नदी का फ्लड तो आया ही, साथ में पथरी नदी, जो नदी बहादुराबाद के पास से होकर के इस जंगल को कहीं ना कहीं, मतलब इस इलाके को छूती और बीच से गुजर रही, जो आके बाणगंगा नदी में जाकर मिल जाती है, उस नदी में फ्लड आया। और वो इतना फ्लड आया, साथ साथ अतिवृष्टि होती रही, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी मतलब महात्रासदी। लोग तो यहाँ तक कह रहे कि जब 2010, 2013 और 16 में बाढ़ आई थी, या बड़ी आपदा आई थी, उससे पीछे, यानी कि उससे भी ये भारी बाढ़ इस बार आई है। हाँ, सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि इस बाढ़ से जन हानि तो न के बराबर, यानी कि इक्का दुक्का सुनने में आया कि कुछ लोग कहीं डूबकर अचानक, लेकिन वो वाली स्थिति नहीं कि कोई चीज़ बह गई हो। पर हाँ, नुकसान इस कदर कर गई है बाढ़ कि जो कम से कम भी आने वाले 10 साल तक लोगों को सालता रहेगा। व्यापारी पूरी तरह, जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरह से एक तरह से कमर टूट गई है, क्योंकि उसके पास जो थोड़ा वो सामान था, उसे इस बात का आइडिया, अंदाजा भी था। प्रशासन द्वारा जो अलर्ट किया गया था, यानी कि जो लोगों को जागरूक किया गया था, उसमें एक इशारा, यानी जो संभावना जताई गई थी, ये बताई गई थी कि कुछ पानी आ सकता है। कुछ पानी का मतलब ये नहीं होता है कि उस पानी का मतलब 7-8 फुट पानी आ जाए, वो पानी मतलब जो उसकी कितनी क्वांटिटी, वो किस उसमें आएगा। लोगों को अंदाजा था 1 फीट पानी आ सकता है, 2 फीट आ सकता है, लेकिन यहाँ 5 फीट को भी क्रॉस जब पानी कर गया, तब होश पाकता हो गए। और लोग जो अपना सामान दुकानों में निकाल करके थोड़ा ऊपर, ऐसे ही करते हैं, पहले से होता है, जब भी इस तरह की संभावनाएं बनती है, तो लोग अपनी दुकानों से जो निचले स्तर, यानी कि जो नीचे दुकान है, उसका सामान ऊपर रख लेते हैं। 2-3 खाने, यानी जो अपने एक वो बनाए होते हैं, वो करते हैं, तो वो सब फेल हो गए।
जो दुकान बहुत ऊंचाई पे बनाई हुई थी उसमें पानी घुस गया, कोई बचा नहीं है। और सबसे ज़्यादा छोटा व्यापारी, उसके बाद फिर बड़े व्यापारी नुकसान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान उन लोगों का जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, यानी कि जो छोटे सीमांत काश्तकार हैं। ये कहा जा सकता है कि जिनके पास 5 बीघे से लेकर के 20 बीघे के आसपास के काश्तकार हैं, उन्हें सीमांत काश्तकार की श्रेणी में रखा गया है। उनके पास जो धान, यानी वो उस हिसाब से अपनी खेती बाड़ी करते हैं कि 4 बीघा चारा, 4 बीघा धान, शेष भूमि में गन्ना, क्योंकि गन्ना यहाँ सबसे ज़्यादा मुख्य फसल माना जाता है। उसके बाद दूसरी फसल गेहूँ, धान और चारा। तो वो तमाम फसलें नष्ट हो गई है। इतनी बुरी तरह से नष्ट किया गया है फसलों को इस बार, इस त्रासदी ने नष्ट किया है कि देखकर भी, अगर आप संजय आप जाएंगे क्षेत्र में तो आपको देखने से लग जाएगा कि किसी भी एक खेत का आप जायजा ले लो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे क्षेत्र का क्या हाल हुआ होगा और फिर जो निचला इलाका उसका क्या हाल हुआ होगा। तमाम जनप्रतिनिधि और सरकार के मंत्री आ रहे हैं, अधिकारी भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये केवल राजनीति हो रही है, ढाढ़स दिया जा रहा है, या कुछ वास्तव में इस पर काम भी होता नजर आ रहा है? देखिए, जब भी कोई ऐसी त्रासदी या इस तरह की विपदा आती है, वो चाहे बाढ़ हो या फिर किसी प्रकार की कोई महामारी हो, जैसे पहले कोरोना भी था, तो उसमें सब ये सब होता है, चलता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक ढांचा है हमारे देश का। उसमें सरकारें बनती हैं तो सरकार के लोग और अगेंस्ट, यानी कि जो विपक्ष, तो ये सब जो राजनीति तो होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग आ रहे हैं तो लोगों को केवल सिर्फ ढांढस बता कर जा रहे। सरकार के मंत्री आए, खुद मुख्यमंत्री ने दौरा किया और उस दिन मैं उनके साथ में था। मदारपुर का जंगल, खानपुर का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट था, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी था, उस जंगल में मैंने करीब 6 फीट पानी के बीच में, हालांकि राफ्टिंग बोट पर थे मैं, तो बल्कि पानी में नीचे उतरने के बाद वहाँ नीचे कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी जिसमें मैं थोड़ा 3 फुट ऊपर, मतलब मेरे खड़े होने का सिस्टम था, नहीं तो मैं ही डूब जाता, क्योंकि मेरी लंबाई 6 फुट है। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी पूरी आपदा को देखा और दूसरे दिन वो आ गए थे। बाढ़ हुई, मुआवजे वगैरह नहीं, मुआवजे घोषणा तो ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन वो केवल ये कह गए हैं कि जो इस क्षेत्र को जो बर्बादी हुई उसका कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ खड़ी है। और उसके बाद जो मंत्री आए उन्होंने भी कहा है कि जो बिजली के बिल हैं 3 माह के माफ़ होंगे। इसके साथ में आकलन तैयार, यानी कि पूरा आकलन किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार होगी, सर्वे हो रहा है, कल से सर्वे शुरू हुआ है। अभी तक पटवारी जो इस क्षेत्र के थे वो सब हड़ताल पर थे और प्रशासन के पास पटवारियों के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है। संग्रहमीन है या पटवारी है। तीसरे नंबर पर जो दूसरे विभाग आते हैं, कृषि विभाग और जो गन्ना विभाग, वो भी लगाए गए इस बार, चूँकि उनसे एक्चुअल फैक्ट क्या है, मतलब किसके पास कितना रकबा, कितनी फसल है उसकी नष्ट हुई, क्योंकि वो निकालना बहुत बड़ा काम है। अभी तो इसमें और दिक्कतें आएंगी। अच्छा, इसमें जसवीर भाई एक और वर्ग है जी, जो व्यापारियों के यहाँ दुकानों पे या उनके प्रतिष्ठानों में नौकरी करता है, मजदूर, एक किसान का भूमिधर मजदूर है, तो मुआवजे में या आर्थिक सहायता में कहीं उनका भी ख्याल रख रहे हैं या उनका जिक्र हो रहा, क्या स्थिति है? ये आपने सही सवाल उठाया संजय भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए भी चूँकि 2 चीज़ पर फोकस है। या तो प्रतिष्ठान यानी व्यापारियों की तरफ, जो नगर क्षेत्र से या फिर देहात क्षेत्र में व्यापारी वर्ग है उनका कितना नुकसान हुआ। दूसरा किसान वो है जिसके पास खेत खलिहान है, यानी जिसकी फसल थी। ये चीज़ 2 की रिपोर्ट तैयार होगी। रही बात मजदूर की, वो मजदूर जो गांव से निकल करके शहर में आकर मजदूरी कर रहा हो, चाहे किसी बनिए की या फिर किसी क्या नाम जो है उद्योग में मजदूरी कर रहा है, वो तो केवल उसके पास ना तो ज़मीन है खेती की और ना ही उसके पास अपना कोई कारोबार है, यानी दुकान है, तो उसका अभी कोई जिक्र नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो ऐसे लोग जिनके घरों में पानी घुस गया हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कुछ, उनका जिक्र जरूर समाया है और वो उसकी सूची तैयार हो रही है। मानक क्या रहेंगे ये अलग बात है। अभी तक जो नेता आए या कई विपक्ष के लोग आए, जिसमें हरीश रावत भी शामिल हैं और करण मेहरा भी आए थे, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ये बात रखी थी कि सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है फिलहाल फौरी तौर पर एक बड़ा राहत पैकेज यहाँ से मतलब जो है उसकी घोषणा की जाए, ताकि लोगों को वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दूसरे उन्होंने कहा था जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, अभी तक जो मुआवजा दिया जाता रहा है वो दादा आदम के ज़माने के पैरामीटर हैं, यानी कि नुकसान का पैरामीटर बहुत पुराने हैं, वो बदलने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये भी है, आज सब्जियों के भाव देख लो आप कहाँ पहुँच गए। आप कुछ लोग तो खरीद भी नहीं सकते हैं हरी सब्जी, उसे भी छोड़िए आप। पेट्रोल, डीजल, खाने की चीज़ों के साथ साथ में जो घर की डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो सब महंगी हो गई हैं। तो फिर जब ये चीज़ महंगी हो गई हैं तो उसी हिसाब से मुआवजे का जो पैरामीटर है, उसके जो मानक है, वो भी बदले जाने चाहिए। ये बड़ी बात है। आपने सवाल उठाया था, उसका जवाब ये था कि जो बीच का वर्ग है, यानी मजदूर वर्ग है, इससे भी कहीं ना कहीं
इसे केंद्र बिंदु में रखकर, यानी कि इसे भी बीच में उसमें शामिल किया जाना चाहिए और इन लोगों का भी सर्वे हो कि आखिर कितने ऐसे श्रमिक हैं या कितने ऐसे मजदूर हैं जो हैंड टू माउथ यानी डेली कमाकर खाने वाले हैं, या फिर वो केवल सिर्फ मजदूरी करते हैं, उनके पास और कोई चारा है नहीं, दूसरा कोई साधन है नहीं। जैसे कि कुछ लोग खेती भी है तो वो कारोबार भी कर रहे हैं, कारोबार है तो खेती भी कर रहे हैं, फिर वो इंडस्ट्री में सरकारी नौकरी में उनके लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जैसे आपको इस क्षेत्र का एक लंबा तजुर्बा है, मुझे लगता नहीं कि लक्सर में आपके अलावा मीडिया में कोई इस बात को बताने का मादा रखता हो या समझ हो। नहीं और लोग आपका पुराने उम्र के हिसाब से कह रहा है, एक लंबा तजुर्बा आपका यहाँ है लक्सर क्षेत्र का। और लोग हो सकते हैं, हम हरिद्वार में हो सकते हैं, कोई बाहर हो सकते हैं, लेकिन लक्सर को नजदीक से आपने जाना है, समझा है जी। और लक्सर अक्सर चाहे कम बाढ़ आती हो ज्यादा आती हो, हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है। आप इन दोनों नदियों के बीच में जो द्वाबा है, इसे बाढ़ मुक्त करने के लिए ऐसा क्या सरकार करे कि कभी बाढ़ से परेशान ना हो? बिल्कुल, ये भी सही सवाल है। असली सवाल तो यही है कि बाढ़ क्यों आती है और कब तक इससे निजात मिलेगी। ये कई बार, मैं पहले अमर उजाला अखबार में मैं रिपोर्टर रहा हूँ, कई मसले उठे इस तरह के और हमने उसमें खुद कई बार लिखा भी है कि बाढ़ से कब मुक्ति मिलेगी इन दोनों क्षेत्रों को, चूंकि दो आब का क्षेत्र है, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है और छोटी छोटी नदियां भी, और करीब 40 गांव एक तरफ, 40 यानी कि ये मान लीजिए कि दोनों विधानसभाओं के तकरीबन 23, मतलब सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 50 यानी 80 गांव के आसपास हैं और उनकी आबादी जो भी बीच में एक दो कस्बे भी, छोटे नगर भी हैं, वो सब पूरे इफेक्ट होते हैं। तो ये जरूरी है कि हम इसके पूरे के पूरे इन समस्या के पूरे हल को ढूंढें और उसका सबसे पहला जो उसका हल है वो है दोनों नदियों का तटबंध, और तटबंध भी पक्के। जैसे कि आप देखा होगा बिशनपुर कुंडी से लेकर के बालावाली पुल तक, यानी ये मान लीजिए कि करीब ये 20-25 गांव ऐसे जो कवर हो गए हैं, जो तटबंध बना दिए गए थे, वहाँ इस बार नदी का फ्लड नहीं आ पाया है। थोड़ा ऊपर वाले का शुक्र रहा कि वो लोग बच गए, लेकिन उससे आगे बालावाली गाँव से लेकर के, यानी बालावाली का डुमनपुर से लेकर के जो अंतिम गाँव दल्ले वाला है, दल्ले वाला तक तटबंध टूटे पड़े हैं। वो तटबंध गंगा नदी का, पहली बात तो उसमें से आधा ही बन पाया था, वो भी ध्वस्त हो गया। दूसरे सोलानी नदी का तटबंध जो 3 जगह से टूटा है, वो भी कच्चा तटबंध था। यानी लोग ये कहते हैं कि तटबंध अगर बने, आप ये मानते हैं कि तटबंध ही उसका नहीं, तटबंध उसका मूल है, इसके अलावा और भी चीज़ है। तटबंध के साथ साथ में तटबंध बने पक्के पत्थरों की पिचिंग के साथ में, एक तरह से एक अच्छी दीवार के रूप में बना जा, और उनकी हर साल मतलब बरसात शुरू होने से पहले उन सब की मरम्मत का, कहाँ किस तटबंध में कितनी क्षति पहुंची, ये किस पोजीशन में वो है, उसके जो ना करंट स्टेटस का क्या है, मतलब उसकी जानकारी, ताज़ा हालात उसके क्या हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहे, ध्यान रहे, या उस पर भी काम हो। तो एक तो सोल्यूशन ये है सबसे बड़ा, जो नदियों के फ्लड से बचा जा सकता है। दूसरा ये भी है, जो नगर क्षेत्र हैं या देहात क्षेत्र हैं, उनका जो मतलब निकासी, जो बरसात के निकासी नाले नालियाँ या छोटे छोटे गदेरे हैं, उनकी सफाई होना बहुत ज़रूरी। और वो इस स्तर पर जहाँ आबादी है उस क्षेत्र को देख करके उनका जो आगे का यानी निकासी का जो उनका रास्ता है, उसका रिसाव कहाँ से कहाँ होगा, वो भी कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तब जा करके कहीं ना कहीं बाढ़ से मुक्ति मिल सकती है। और खासकर रही बात अतिवृष्टि की या फिर आपदा की, वो ईश्वर के हाथ में कब कितनी आ जा, इससे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ में हालात खराब कर रखे हैं संजय भाई, आप देख रहे हैं। और रही बात उत्तराखंड की, यूपी के कुछ इलाकों को देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का काफ़ी इलाका इफेक्ट हुआ, लेकिन हुआ तभी जब अतिवृष्टि हुई और ये बाढ़ का पानी बहकर मैदानी क्षेत्र में गया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे यशवीर जी, जो लंबे समय से लक्सर में पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने बताया कि नुकसान की जो मुआवजे की लोगों की दर है या उसकी जो तय करने की सीमा है, वो बहुत पुरानी है। आज सामान बहुत महंगे हैं, औजार बहुत महंगे हैं, तमाम घरेलू चीज़ें बहुत महंगी हैं, अनाज महंगा है, सब्जियां महंगी है, उसी हिसाब से मुआवजा सरकार को तय करना चाहिए। और एक दूसरी बात ये निकल के आई, व्यापारी और किसान के बीच एक और वर्ग रहता है, मजदूर, उसका भी सरकार को इस मुआवजे की तय करने की सीमा में ध्यान रखना होगा, तभी सभी लोगों तक मुआवजा पहुंच पाएगा। और तीसरी एक बात और इसमें सामने आई कि जब तक इन दोनों नदियों का और सहायक जो नदी छोटे छोटे गदेरे हैं उनकी सफाई और इनके तटबंध नहीं बनते, तब तक ये क्षेत्र कभी भी बाढ़ के भय से मुक्त नहीं हो सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस पर अपनी राय जरूर दें, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी करें। धन्यवाद।